आपको क्या लगा कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से दारा सिंह चौहान को इतनी बुरी हार हुई? क्या ये दारा सिंह चौहान की हार है या फिर ये भारतीय जनता पार्टी की हार है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। ये दोनों की हार है, दारा सिंह चौहान की भी हार है और भाजपा की भी हार है। क्योंकि एक तो दारा सिंह की एक दलबदलू छवि वहां पर इस चुनाव में बहुत प्रचारित की गई और सच्चाई भी है कि 3 दशक में उन्होंने 9 बार दल बदले हैं और वो कांग्रेस और बसपा सपा से होते हुए कई 2 बार भाजपा में और फिर 2 बार सपा में। तो ये वहां पर लोगों को इससे नाराजगी थी और क्षेत्र भी बदले हैं। घोसी से एक बार सांसद रहे, फिर मधुबन से वो 2017 में चुनाव लड़ने गए, वहां से जीते, लेकिन फिर वो अगले बार घोसी में चुनाव लड़ने आ गए। तो ये वहां के सारे मतदाताओं को आमतौर पर ये था कि ये मिलते नहीं है, चुनाव खत्म होने के बाद फिर ये क्षेत्र में आते नहीं है और इनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी छवि बहुत खराब है। तो ये दलबदलू होना, दूसरा निष्क्रियता की छवि, और तीसरा जो वहां पर ये बन गया था कि घोसी का स्थानीय बनाम बाहरी, क्योंकि घोसी में अब तक जितने चुनाव हुए और ज्यादातर जो वहाँ पे जिन नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया वो घोसी के नहीं थे, मऊ के नहीं थे, दूसरे जिलों के थे। तो ये फागू चौहान वहाँ पे 6 बार जीते हैं, वो भी आजमगढ़ से आते थे। दारा सिंह चौहान भी वो आजमगढ़ से आते हैं। तो सपा प्रत्याशी ने पूरा चुनाव ये बनाया था कि घोसी की जमीन पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे इस चुनाव में मुक्त कराना है। ये 3 स्थानीय फैक्टर थे जिसका बहुत फायदा सपा प्रत्याशी को मिला, क्योंकि वो एक तरफ कह रहे थे कि हम 42 साल से एक ही पार्टी में हैं, हारे या जीते यहीं पर आते हैं, सबके लिए उपलब्ध हैं। तो ये एक बड़ा चीज था। दूसरा ये था कि कुछ बीजेपी के अंदर जो अंतर्विरोध हैं वो भी वहां पर काफी खुल के काम किए, क्योंकि आप देखेंगे कि सुधाकर सिंह को 57% वोट मिले हैं। तो 57% वोट मिलने का मतलब यानी कि करीब करीब 1,24,000 मिला है और 2,24,000 वोट ही पड़ा है। तो आधे से अधिक वोट, जितने वोट पोल हुए हैं आधे से अधिक वोट उनको मिले हैं, 57%। तो उसमें सभी जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी दिया है, दलितों का भी हिस्से का वोट मिला है और जातियों में भी उनके पक्ष में गए हैं। तो ये एक सहानुभूति भी थी। उन्होंने आखिरी समय में ये कहा कि वो एक उनका आखिरी चुनाव है। और मुझे याद है कि योगी आदित्यनाथ 2 सितंबर को वहां पर रैली कर रहे थे, मैं वहां पे था। तो उन्होंने अपने भाषण के आखिर में यही कहा कि सहानुभूति मत जाइए, विकास के बारे में सोचिएगा। तो उनको भी ये फीलिंग थी कि यहाँ पर एक दूसरे तरह की चीजें चल रही हैं और ये पहले दिन से ही बन गया था। तो ये और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज जोड़ दे कि भाजपा के खिलाफ एक प्रत्याशी का होना, बसपा अनुपस्थित थी। और ये मुझे इस बारे में कहना कि बसपा की ओर से कोई नोटा या इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ था। ये एक अफवाह थी उस क्षेत्र में जो आखिरी 2 दिन में उड़ाई गई थी। बसपा ने सिर्फ अपना प्रत्याशी नहीं दिया था, किसी के समर्थन या विरोध में कोई अपील नहीं किया था। जी, मतलब आप इस बात को महत्वपूर्ण मानते हैं कि सिंगल कैंडिडेट, 1-to-1 कैंडिडेट की जो बात जो इंडिया गठबंधन लगातार कर रहा था, उसका पहला इंप्लीमेंटेशन घोसी में देखने को मिलता है। बट शीतल जी, हम घोसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो 4 अलग वार्ड हैं, जो जिला पंचायत के चुनाव है, बरेली, जालौन, लखनऊ और मिर्जापुर, वहां भी समाजवादी पार्टी बहुत आराम से जीती और सब जगह बीजेपी का कैंडिडेट हारा। तो सिर्फ घोसी पर अगर फोकस करके बात करेंगे तो शायद उतनी बात नहीं बनेगी, लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में अगर बीजेपी हार रही है, समाजवादी पार्टी अगर वहां जीत रही है, तो ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, एक संदेश तो पूरे देश से और सब जगह से ही आया है। त्रिपुरा के चुनाव के बारे में दूसरी तरह की राय है लोगों की, वरना बीजेपी सिर्फ उत्तराखंड का चुनाव जीती है, जो 12,000 की जगह 2,000 वोट उसका का डिफरेंस रह गया है। तो बहुत ही छोटे मार्जिन से जीत पाई है। पिछले चुनाव में 12,000 से जीती थी, जबकि ये एक सिंपैथेटिक चुनाव था, यानी किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार से किसी को खड़ा कर देने वाले जो चुनाव होते हैं। यूपी में 3 बाई इलेक्शन अभी 6-7 महीनों में हुए हैं और तीनों में बीजेपी हारी है। मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव हारी, उसके पहले वो पश्चिम में जो एक सीट है, क्या उसका नाम है, खतौली का चुनाव हारी, वो सीट बीजेपी की थी। और अब यहाँ ये सीट हारी जो एक सिटिंग सज्जन सपा छोड़ के भाजपा में गए मंत्री। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं।
एक फैक्टर तो यही है कि इनको पार्टी में शामिल कराया अमित शाह ने। उत्तर प्रदेश में ये सब लोग जानते हैं कि अमित शाह और मुख्यमंत्री जी में 36 का आंकड़ा चल रहा है और इनका सारा प्रचार वहीं से हुआ था। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने पहले खुद को और उसके बाद दारा सिंह चौहान को उनसे मिलवाया और दोनों लोग वहां से आए। राजभर ने कोशिश की कि वो अपने जो रिश्ते हैं मुख्यमंत्री जी से भी नॉर्मल कर लें, उनसे भी वो मिले, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर अंदर वो कड़वाहट थी। हम मुख्यमंत्री जी के बारे में ये बात जानते हैं कि जिला पंचायतों के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में उनकी अपनी पार्टी के उम्मीदवार हारे और मुख्यमंत्री जी की जाति के उम्मीदवार जो बहुत से बाहुबलियों वगैरह से जुड़े हुए माने जाते हैं वो उन जगहों पर चुनाव जीते, जबकि बाकी पूरे प्रदेश में एक तरफा चुनाव हुआ। इस तरह की परिस्थिति है यहाँ और ये बिल्कुल साफ साफ फैक्ट्स के साथ। और ये मुझे कई जिम्मेदार सोर्सेज ने कहा था कि घोसी में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी की भूमिका नहीं होगी। उनकी भूमिका क्या होती है, जैसा रामपुर में या अन्य जगहों पर हम लोगों ने देखा है कि माइनॉरिटी के वोट जहां मेजॉरिटी में भी होते हैं वो वोट ही नहीं डाल पाते, उनके नाम कट जाते हैं, लाठीचार्ज हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वहां जहां निश्चित जीत किसी की तय होती है वो हार में बदल जाती है। ऐसी चीजें यहाँ कुछ शिकायतें हल्की फुल्की आई लेकिन बड़ी नहीं आई। एक नॉर्मल चुनाव हुआ जिसे हमारे अपने उत्तर भारत के लिहाज से नॉर्मल चुनाव कहा जाए जी। तो इसलिए ये फैक्टर्स भी हैं यहाँ। लेकिन ये सही है कि देश भर में बेरोजगारी और महंगाई लोगों में गुस्सा पैदा कर रही है और अगर 1 on 1 होगा कहीं भी चुनाव तो वो नतीजे ऐसे आ सकते हैं। पिछले चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार को, जो मुस्लिम उम्मीदवार था, 54,000 के आसपास वोट मिले थे। इस बार हमने झारखंड में भी देखा और अब यूपी में भी देख रहे हैं, माइनॉरिटी में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। माइनॉरिटी 100% अगर नहीं तो ऑलमोस्ट 85% तो जरूर एक साथ एक तरफ एक उम्मीदवार के लिए वोट कर रही है और भले ही उसके समुदाय का भी कोई सामने खड़ा हो जो कि यहाँ नहीं था तो वो विचलित नहीं हो रही है। ऐसा झारखंड में देखा गया कि वहां उसने AIMIM को बिल्कुल घास नहीं डाली और JMM को उसका फायदा मिला। तो ये इस देश में एक नई चर्निंग हो रही है जो अगले 24 के चुनाव तक जाएगी, जिसमें माइनॉरिटी कंसोलिडेट होके इंडिया के पक्ष में है और खासकर कांग्रेस के पक्ष में है और उसमें वो राहुल गांधी को तुलनात्मक रूप में बेहतर लीडर के तौर पर बहुत सारे सर्वेक्षणों में पसंद करती हुई मिलती। ये इसके हिसाब से नतीजा।